हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 के पहले पाठ विविधता की समझ को समझेंगे। तो बच्चों, आप अपनी कक्षा में देखते हैं कि आपके आसपास कोई भी आपकी तरह नहीं दिखता है। तो देखेंगे इस पाठ में कि लोग एक दूसरे से कई बातों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी अलग अलग होते हैं। तो ये जो भिन्नता है या ये विविधता है, ये हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। समृद्ध इस अर्थ में कि वो हमारे ज्ञान को बढ़ाती है कि हम किस तरह से भाषा को जानते हैं या हम कई तरह की बातों को जानते हैं। तो हमारा ज्ञान समृद्ध होता है इसमें। जैसा कि आप ये 3 चित्र देख रहे हैं, ये 3 चित्र अलग अलग बच्चों ने बनाए हैं और ये एक से नहीं है। तो ये क्या है? विविधता है, यानी ये अलग अलग हैं और बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। तो जिस तरह से ये चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता होती है। तो ये देखिए, अपने बारे में कुछ जानकारी दी हैं, बच्चे बताएंगे इस पुस्तक में। तो उनसे पता चलेगा कि सब बच्चे में कितनी समानता है और कितनी विविधता है। तो कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हो सकते हैं, कई मामलों में आप बिल्कुल अलग हो सकते हैं। तो दोस्ती करना, तो ऐसे इंसान से दोस्ती करना क्या आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न हो यानी अलग हो। तो ये कहानी है, ये 2 लड़के हैं, एक अखबार बेचता है और एक बच्चा उससे ख़रीदता है, एक लड़का। तो जब उनका आपस में धीरे धीरे परिचय होता है तो वो लोग पता चलता है कि दोनों के नाम एक से। तो आप इसको देखेंगे पढ़ के, तो दोनों का नाम क्या होता है? समीर होता है। तो जब वो अपना नाम बताता है तो जो पहला बच्चा है उसको वो आश्चर्य होता है कि उसका नाम भी समीर है और उसका नाम भी समीर है। तो इस तरह से उनकी आपस में बातचीत होती है। कहानी है ये पोइली सेनगुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित। तो यहाँ पर इनमें अंतर है कि जहाँ समीर एक को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती है और समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, लेकिन फिर भी हिंदी के माध्यम से वो बात कर पाए। तो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग है। समीर एक हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती भी, क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते हैं। अब खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, ये भिन्नताएँ विविधता के पहलू हैं, प्रकार हैं। तो अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई मामलों में भी एक दूसरे से अलग हैं। एक ने स्कूल में पढ़ाई की है जबकि समीर 2 अखबार बेचता है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो ये विविधता का रूप नहीं होता है बल्कि गैर बराबरी का रूप होता है, यानी उनके बीच असमानता है। ऐसे ही जाति व्यवस्था भी असमानता का एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। तो समाज में जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता है वो वही बन जाता है। और पहले ज़माने में तो कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। अभी देखिए, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है। जैसे समीर और एक समीर 2 दोस्त बने, वैसे ही आप लोगों की भी बहुत सारी सहेलियाँ होंगी या दोस्त होंगे। आप लोगों ने उनके घर में खाना खाया होगा, त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहने होंगे, उनकी भाषा सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसी घटनाएं, भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे, कुछ लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर उनके बारे में लिखा, कुछ ने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। तो इसी समाज से हमें विभिन्न प्रकार के विचार कहानी लिखने के लिए मिलते हैं। तो कहानी सुनाने वालों को
कल्पना कीजिए जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी उन सभी कहानीकार या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल सफ़ेद। एक तरह का खाना है तो शायद आलू। समान रूप से केवल 2 पशु पक्षियों को पालते हैं, हिरन और कौवा। जैसे सांप सीढ़ी खेल से अपने ऐसी जगह रहेगा, कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। अब देखिए भारत में विविधता। भारत में कितनी विविधताएँ हैं, अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं। विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार खाना खाते हैं, अलग त्यौहार मनाते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। जैसे कि इसमें दिखाया है, देखिए भारत के लोग विविध तरीक़ों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया कि 2 और तरीके लिखिए। जैसे प्रार्थना, इबादत करना, तो एक ढंग है उसका भक्ति गीत गाना, एक है हाथ जोड़कर सिर झुकाना, और एक है एक खुली जगह खुले स्थान पर एक साथ उनके जो धर्म गुरु होते हैं उनके निर्देश पर नमाज़ पढ़ना या पूजा जो भी प्रार्थना करना। ऐसी शादी करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। रिश्तेदारों दोस्तों के सामने अग्नि के चारों फेर लगाना, एक है अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना, और एक है चर्च में पादरी के सामने अंगूठी बदलना। विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना। अब इसमें जैसे पंजाब में लोग सलवार कमीज़ पहनते हैं, वैसे तो आप सभी पहनते हैं, लेकिन वो ख़ास तौर से वहीं का पहनावा था, महिलाएं जो थी पहनती थी। पश्चिम बंगाल में साड़ी, मणिपुर में औरतों का फनेक पहनना। अभिवादन करना, सिखों का आपस में सत श्री अकाल कहना। झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार करना, और हिंदुओं में हाथ जोड़कर एक दूसरे को नमस्ते करना। चावल पकाना, मीट या सब्ज़ी डालकर बिरयानी पकाना, पानी में केवल चावल डाल के उबाल के पकाना, चावल में ज़ीरा डालकर ज़ीरा राइस बनाना। तो विविधता को कैसे समझें, तो देखिए करीब 250 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस, सरकार हमारे जीवन में नहीं थे तो लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग को यात्रा करते थे। पानी के जहाज़ में, घोड़ों या ऊँट में बैठकर, पैदल चलकर भी करते थे। तो इस तरह से वो लोग अक्सर खेती और बसने के लिए या फिर यात्रा में बहुत समय लगता है तो कहीं पर लंबे समय तक ठहर जाते थे। सूखे और अकाल के कारण घर छोड़ देते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, नई जगह में बसने से उनके रहन सहन में बदलाव आ जाता था। इस तरह से उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में भी नए पुराने का मिश्रण होता रहता था। तो धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरी, और अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन को और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। तो इस तरह से विविधताएँ आती थी। तो इस तरह से धीरे धीरे उनमें विविधताएँ आती गई, एक दूसरे से सीखा उन्होंने। अभी 2 भाग हैं भारत के, लद्दाख और केरल। तो देखेंगे किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो ये लद्दाख है, ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका। तो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत कम खेती है और यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती है। लंबे समय तक बर्फ़ से जगह ढकी रहती है। बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। ख़ास किस्म की बकरी जिसे पश्मीना ऊन मिलता है, बहुत कीमती होती है, बहुत महंगी होती है, इसलिए वो लोग इसको इकट्ठा करके व्यापारियों को बेचते हैं कश्मीर के। और कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूसरे बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास गाय, बकरी और याक होती है। तो एक ठंडा रेगिस्तान है ये, लेकिन फिर भी यहाँ पर व्यापारी आए, और लद्दाख के लिए तो व्यापार के लिए जाने के लिए अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहीं घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले तिब्बत तक पहुँचते थे और अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय, और यहाँ अच्छी खासी संख्या मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ कीसर सागा लद्दाख में बहुत प्रचलित है, और उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं।
ऐसे ही केरल है, ये भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। तो यहाँ पर कई तरह के मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची उगाए जाते हैं। इसी कारण से व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक स्थान बना। तो मछली पकड़ने का चीनी जाल है ये। सबसे पहले यहाँ पर अरबी हम यहूदी आए और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस 2000 साल पहले आए और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ पर आए। इब्न बतूता जो 700 साल पहले आए, उन्होंने अपनी यात्रा बताते मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे थे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। तो इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। मछली पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल किए जाते हैं, वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीना वल्ला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात का इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और यहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। अब जैसे केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। केरल की भौगोलिक स्थिति मसालों की खेती को संभव बनाती है, तो लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। तो इससे पता चलता है किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से बहुत गहरा रिश्ता होता है। तो विविधता संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीरे विकल की बात नहीं है। आज भी जगह जगह पर हम लोग सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह हम पड़ोस में अपने अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं, उनसे सीखते हैं, उनके रीति रिवाज और परंपराओं को देखते हैं। विविधता में एकता। तो भारत की जो विविधता है या अनेकता, उसको यहाँ की ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो यहाँ के लोगों ने एकता, विभिन्न धर्मों लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। तो यही क्या था, हमारा अनेकता में एक था। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। तो इस तरह से एक गीत था जो कि भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा के द्वारा लिखा गया था और ये वहाँ पर गाया जाता था। यह गीत अमृतसर में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों को खुलेआम गोलियां चला दी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए खड़े हुए थे, तो उन्होंने उनको मारा। कई लोग घायल हो गए, कई लोग वहीं पर मर गए। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। सब लोगों का विश्वास होता है कि हमारा देश है, चाहे कुछ उनके बीच में कुछ बातों पे अलग अलग मत होते हैं, लेकिन जब देश पर कोई बात आती तो सब उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि वो बहुत गहरी है और जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। तो ये विविधता है जो हमको आपस में भाईचारा, मेल जोल सिखाती है और हमें कई तरह की बातें सिखाती है।